नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 25 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे और ये जो सीरीज़ हमने चलाया है वो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो भी 10 से 15 मिनट का जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल करके आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स आपको एग्ज़ाम में श्योर मिलेंगे। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे और हमारे सारे सीरीज़ को कम से कम महीने भर फॉलो किया है आपने, तो इसका रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा था। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। ये हमारा हाई कोर्ट ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ARO का एग्ज़ाम होता है, तो उस पर ARO के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था 2019 या 2016 वगैरह में। तो देखते हैं कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है इसमें से? हमारा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। हमारा आंसर है लाल रक्त कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और इसका जीवन काल कितने समय के लिए होता है, और इसका जो विनाश होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप जानते ही हैं, यानी हमारे शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, DNA और RNA। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उस न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज है वो किसने की है? फ्रेडरिक मिसर, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक मिसर, यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक जैसा है। लिंक्स का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और सिर्फ परभक्षी प्रजाति पर जाकर के खत्म हो जाता है। कौन सा है? भाई ऐसा क्या है कि उत्पादक से शुरू होता है, फिर परभक्षी पे जाकर के खत्म हो जाता है? वो है हमारा खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यानी अजैविक घटक नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर एग्जाम्स में लोग ये गलती कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन गलत करके आया। इसमें लिखा है अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अजैविक घटक नहीं है मतलब जैविक घटक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा है। तो जीव है, प्रकाश है, जल है, मिट्टी है। इसका ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे प्रकाश, जल, मिट्टी ये सब निर्जीव हैं, और जीव क्या होता है? सजीव है। तो सबसे डिफरेंट अगर एक तरीके से देखा जाए रीजनिंग की तरीके से, तो अगर आपका आंसर, आपको इसका आंसर पता ना हो तब पर भी आप बता सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है जीव, यह ऑप्शन सही है। यानी निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो जीव नहीं है, बाकी सब क्या है? अजैविक घटक हैं। जीव जो है वो अजैविक घटक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल जो नहीं है। इसमें से रिन्यूएबल नहीं है, यानी जिसको हम फिर से एक बार यूज़ करने के बाद पुनः इसको हम रिसाइकल करके हम वापस यूज ना कर सकें, ऐसा कौन सा संसाधन है? इसमें कोयला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। यानी इस एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसको हम पुनः इस्तेमाल
नहीं कर सकते हैं, पुनः यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि धरती का सबसे बाहरी परत कौन सा है। तो इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें क्या है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, एथनोस्फेयर या स्थल मंडल। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही है, स्थल मंडल। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि धरती का सबसे बाहरी परत, न कि वायुमंडल का परत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवात्मा और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। वो है जियोक्रोनोलॉजी या भूकालानुक्रमण। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है इसमें आप इसको ध्यान रखिए, जीवात्मा नहीं है, ये है जीवाश्म यानी फोसिल, है ना। क्या है, जीवाश्म। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के उत्पादन कारक क्या है, यानी तपेदिक किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी। तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। फिर अब हम जब देखते हैं आगे कि इसको हम ट्यूबरक्लोसिस को टीबी के नाम से भी जानते हैं और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये बीमारी हमारे एक दूसरे के शरीर में फैलती है। और बीसीजी का टीका अगर हम लगवा लेते हैं तो इससे हम इस बीमारी से दूर रहते हैं, यानी बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है बेंगलुरु, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम इसरो कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ था। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हम लोग के पास काफ़ी जानकारी होती है, होते हुए भी हम एग्ज़ाम में गलत करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हमको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से संबंधित थे, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है, मौर्य वंश। यानी सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश का तेजी से पतन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया और जिसने सन 1911 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था, इनमें से कौन है। अशोक, प्रशस्ति, हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज तृतीय। यानी पृथ्वीराज तृतीय जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है, यानी पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 1911 में पराजित किया था। तो किस युद्ध में पराजित किया था, तो तराइन के प्रथम युद्ध में। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1191 में। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और उसके जस्ट एक साल बाद ही यानी 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और ये भी हुआ किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, यानी उसको पराजित कर दिया किसने, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यादेशों का एक संग्रह जिसमें सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां हैं जो 269 यानी 269 ईसा पूर्व यानी बीसी के आसपास आधुनिक दिनों में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। तो किसके राज्यादेशों का एक
संग्रह है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का एक संग्रह है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? धम्म, नियम, धर्म, कर्म। किसके नाम से जानते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है धम्म। धम्म क्या था? धम्म राज्यादेशों का एक संग्रह है। धम्म क्या है? राज्यादेशों का एक संग्रह है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई नीतियां वर्णित है जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध कौन सा था? तो यहां हम आपको बता दें कि अशोक के राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसको इतने भयावह स्थिति को देख करके ये द्रवीभूत हो गए अशोक, और इन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध न लड़ने की कसम खा ली वहाँ से। यानी यही इनका आखिरी युद्ध था जो इनके द्वारा लड़ा गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, यानी कलिंग युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? राजा राज के, अकबर के, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, और उनकी रचना जो है, जो इस पुस्तक की उन्होंने रचना की थी, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? गतिज ऊर्जा को हम किसके थ्रू नाप सकते हैं, माप सकते हैं? एम्पियर घंटा, कूलाम, जूल, किलोवाट घंटा। किसके द्वारा नाप सकते हैं? तो जूल। यानी गतिज ऊर्जा का जो इकाई है वो क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मौर्य के पतन का एक अन्य कारण था कि किसके द्वारा तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। बृहद्रथ, पुष्यमित्र, शुंग, आर्य और मौर्य। यानी मौर्यों के पतन का कारण क्या था? पुष्यमित्र, शुंग थे, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो जो बृहद्रथ है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मालविकाग्न मित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, और वो जो ब्राह्मण है वो कौन से गोत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए अगस्त, ऑप्शन नंबर बी अत्रि, सी कश्यप, डी भृगु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, कश्यप। और मालविकाग्न मित्रम की रचना किसने की थी? तो ये कालिदास ने किया था। ठीक है, मालविकाग्न मित्रम ने शुंगों को ब्राह्मण बताया, और ये शुंग किस गोत्र से संबंधित थे? तो कश्यप गोत्र से संबंधित थे। मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। ठीक है, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? वो आप कमेंट करके बताइएगा, पहले हमने आप क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ठीक है, दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। कौन से राजपूत थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? परमार, चौहान, तोमर राजपूत, गुप्त वंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है तोमर राजपूत। तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी। सातवाहन साम्राज्य की सरकार जो है वो पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? ग्राम में, जनपद में, अमात्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन का जो साम्राज्य था वो जनपद में बटा हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, ये जो सिमुक है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है,
सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से या इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? ये उर्वरक के ऑप्शन नीचे दिए गए हैं: जैविक उर्वरक, फास्फेट उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक। इनमें से कौन सा उर्वरक में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, फास्फेट उर्वरक। ठीक है, यानी फास्फेट उर्वरक में बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार का कौन सी संस्था भारत में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न एक बार फिर, केंद्र सरकार का कौन सी संस्था भारत में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए CIMFR, AICTE, ICAR या UGC। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ICAR जो है वो संस्था भारत में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान के समन्वय के लिए क्या होती है? उत्तरदायी है। ठीक है, अब ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि RBI की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? देवास, चेन्नई, वाराणसी या राजस्थान में? हमारा ऑप्शन ए सही है, देवास में, यानी RBI का प्रिंटिंग प्रेस निम्नलिखित स्थानों में से देवास में स्थित है। ठीक है, तो हमारे पास हम भारत में 6 प्रिंटिंग प्रेस है, जिसको हम आगे देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नंबर है बैंक नोट प्रेस देवास, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक में है। तीसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, जो कि हैदराबाद में है। चौथा करेंसी प्रेस नोट, जो कि नासिक में है। सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि होशंगाबाद में है। शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर यानी कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रेस मुद्रण लिमिटेड। ठीक है, अगर आपको बताएं कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? नेवेली, मकराना, बाड़मेर या वाराणसी? तो यहां हम आपको बताएं कि मकराना जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। ये जो है सफेद पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? 2001 में, 2004 में, 2006 में या 2007 में? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर है बी 2004, ये क्या है? सही है। राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन हुआ था वो 2004 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता स्वामीनाथन ने किया था, MS स्वामीनाथन। ठीक है, किसने किया था? MS स्वामीनाथन। और राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, यानी किस उपकरण से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं? डेसिबल मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्ज या एनीमोमीटर? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है डी, एनीमोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। डेसिबल मीटर से क्या नापते हैं हम? आवाज को नापते हैं, है ना। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को हम नापते हैं, आवृत्ति को नापते हैं। एनीमोमीटर क्या करता है? ये हवा का गति को बताता है, हवा के वेग को हम एनीमोमीटर से नापते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, इसमें पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। यानी स्वतंत्रता, समानता और इसके साथ एक क्या था वो आपको बताना है। तो भाईचारा, न्याय, सरलता या आज़ादी। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भाईचारा। यानी फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, बदरुद्दीन तैयब, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। तो किसने इसकी स्थापना की? तो ए.ओ. ह्यूम। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। फिर ए.ओ. ह्यूम का जो पूरा नाम है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसका नारा था? ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू ने? इस किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है। इनको भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ओके, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।